हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर हम फसलों के बारे में और जो उनकी प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है उसके बारे में, और जो अनाज है, जो दालें हैं, और जो कोई भी हमने प्रोड्यूस्ड किया है उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जैसे कि स्टोरेज हो गया, और स्टोरेज को हम कैसे कीड़े मकोड़ों से बचाएंगे, सब ये हमारा एक मैनेजमेंट में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते लेसन को। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickles, shovel, plow, etc. in the field. यहाँ पर पहेली और बूझो दो बच्चे हैं जो अपने अंकल के घर गए हुए हैं गर्मियों की छुट्टियों में, और उन्होंने अपने अंकल के घर कई चीज़ों को देखा, जिनमें से था खुरपी। हम आपको पता है, अगर आप खेती करते हैं तो खुरपी को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। सिकल हमारी, जिससे हम गेहूँ काटते हैं, ज्वार काटते हैं, इसको बोलते हैं दरांती। और सोवल होता है हमारे पास एक, देखिए ये होता है हमारा सोवल। आपने कई बार इसको देखा होगा कि जब पत्थर उतारते हैं या पत्थर डालते हैं कहीं पे भी, हम इसका सोवल का यूज़ करते हैं। और इसमें आगे लिखा है पलाऊ होता है हमारे पास हल। अब तो नहीं है, लेकिन आज का जो युग है वो ट्रैक्टर का युग आ गया है। लेकिन आज से 10 साल पहले हम मान सकते हैं, या 15 साल पहले मान सकते हैं कि खेतों में जो हल को हम बैलों के साथ जोड़ते थे, जिससे वो बैल हल को खींचते थे। अब यहाँ पर ये बच्चे बोलते हैं, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। कि मुझे ये जानना है कि इन टूल्स का हम कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं। आपको पता है कि सिकल को हम काटने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे गेहूं की कटाई अब चल रही है, यहाँ पर सिकल हमारे हाथ में होती है और हम गेहूं को काटते हैं। खुरपी का आपको पता है, और पलाऊ हल जो होता है हमारे पास, उसको हम खेत जोतने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए आगे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। हमें पता है कि कोई भी जीवित चीज है, जैसे हम हैं या कोई भी जीव जंतु है, उसे फूड की जरूरत होती है। और जो पौधे होते हैं वो आपको पता है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो खाना किसकी हेल्प से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से बनाते हैं। आपको इस बात का पता है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओवन फूड? एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? आपको पता है, जो हमारे पास हरे पौधे हैं वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश का यूज करते हैं, यानी सनलाइट का यूज करते हैं, और जिसके कारण वो उसका यूज करके और क्लोरोफिल का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। लेकिन जैसे मनुष्य है या और जीव जंतु हैं, सब हम उन पे डिपेंड रहते हैं। आपको इससे पहले ये भी पता है कि हमारे पास एक होता है ऑटोट्रोफिक और एक होता है हेटेरोट्रोफिक। आप उसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं 7th क्लास के अंदर। तो अब ये पूछता है कि जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, वो खाना कहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे इसको। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? अब हम खाने की बात कर रहे हैं कि उनको खाना कहाँ से मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम खाना क्यों खाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम खाना क्यों खाते हैं। तो इसमें आगे है, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। आपको पता है, जैसे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारे पास किडनीज हैं,
लंग्स हैं या कोई भी ऑर्गन है, वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक काम करते हैं, उनका कोई ना कोई काम होता है। जैसे लंग्स का काम होता है सांस, जो कि हमें सांस लेने में हेल्पफुल करते हैं, अपने ऑक्सीजन को स्टोरेज करते हैं। और जो किडनीज हैं वो क्या करते हैं, हमारे खून को साफ करते हैं। यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गन हैं सब काम करते हैं, लेकिन उनसे काम कौन करवाता है, उनसे काम कैसे हो पाता है, ये सब काम एक एनर्जी के कारण हो पाता है। उनको एक एनर्जी मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा उनको जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, वो एनर्जी उनको फूड से मिलती है। तो इसलिए खाना हमारा ज़रूरी है, हमें फूड ज़रूरी है, ताकि हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बॉडी के अंग हैं, वो निरंतर कार्य करते रहें। आगे इसमें छोटा सा क्वेश्चन ये है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब ये पूछता है कि हम खाना तो खाते हैं, लेकिन जो इंडिया देश है हमारा वो इतना बड़ा है कि उसमें कि जो जनसंख्या हमारी काफ़ी बड़ी है, तो उसको खाना कैसे मिलता है, कि उनको खाना कैसे प्रदान किया जाता है। तो आगे ये बच्चे बोलते हैं, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। अब देखो सीधी सी बात है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो ये मान सकते हैं कि हमें खाना, जो हमारा खाना है, जो फूड है, उसकी हमें ज़रूरत और भी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी पॉपुलेशन पे डिपेंड है कि कितनी पॉपुलेशन है और कितना हमें फूड की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, जो फूड है उसको हम लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अब गेहूं की कटाई हो रही है, तो गेहूं हम क्या कर रहे हैं, एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम गेहूं को मंडियों में बेचते हैं। क्यों बेचते हैं, क्योंकि हम अपने घर के लिए हम अपने पास पहले रख लेते हैं, और जो बाकी बचती है उसको मंडियों में बेच देते हैं, ताकि जो सरकार गेहूं लेती है उसको फिर आगे जहाँ पर उसको देना है वहाँ उसको प्रदान करती है। तो इस प्रकार जो हमारा फूड सप्लाई है वो चलती है। आगे अब इसमें, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो सभी लोगों को खाना देने के लिए या उनको फूड देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि अब की बार हमने गेहूं लगाई है, अब ऐसे तो है नहीं कि अब की बार गेहूं लगाने के बाद हम गेहूं को आगे बोना ही छोड़ दें, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक रेगुलर टाइम के बीच प्रोडक्शन करना पड़ता है। और क्या करते हैं, इसके लिए हम प्रॉपर मैनेजमेंट, स्टोरेज हो गया, जैसे हमने पहले बताया है कि इसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। और क्या करते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया एक, जो इंडिया देश है हमारा, यहाँ पर कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे पथरीली ज़मीन है। तो गेहूं है, जो गेहूं हर जगह बोई नहीं जाती इंडिया के अंदर। कुछ एक स्टेट हैं जहाँ पर गेहूं बोई जाती है, जिनमें से प्रमुख है हमारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये कुछ हमारे प्रमुख राज्य हैं। लेकिन जहाँ पर नहीं होती गेहूं, तो वहाँ पर जो गेहूं मंडियों में बेचते हैं या और राज्य बेचते हैं गेहूं को, तो वहाँ से उसको सरकार दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देती है। ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हमारे पास टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब कि खेती के काम। सीधी सी बात ये है कि खेती के काम क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनमें करते हैं और कैसे वो काम किए जाते हैं, वो सब हम इसमें रीड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व तक जो लोग थे वो घुमक्कड़ थे, मतलब कि वो एक जगह पर नहीं टिकते थे।
दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी कि वो एक ग्रुप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे भोजन की खोज के लिए और शेल्टर के लिए। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। स्टार्टिंग में वो कच्चे फल, कच्ची सब्जियां और हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और वो जानवरों को खाने के लिए मारते थे। Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो हमारे अनाज की फसलें हैं जैसे कि गेहूँ, चना, चावल, इनको उन्होंने बोना स्टार्ट कर दिया, और यहीं से जन्म होता है हमारे खेती का, यानी कि एग्रीकल्चर का। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. यहाँ से डेफिनेशन बनती है हमारी क्रॉप की, कि क्रॉप क्या होती है। जब हम एक ही प्रकार के पौधे एक बड़े स्केल पे, यानी कि एक बड़े पैमाने पर इन द लार्ज नंबर ऑफ उसको लगाते हैं, तो वो हमारा क्रॉप कहलाता है। जैसे कि अब गेहूं का हमारे पास एक पौधा है, तो उसको हम क्रॉप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास 1 एकड़ में गेहूं लगाई हुई है, तो उसका मतलब क्या है, ये हमारी एक क्रॉप है। इसको हिंदी में बोलते हैं फसल। तो आई बात समझ में, जब एक ही प्रकार के पौधे हम किसी जगह के ऊपर एक बड़े स्केल में लगाएं, लार्ज स्केल, यानी कि इन द लार्ज नंबर ऑफ, तब उसको हम क्रॉप कहते हैं। आपको पता है कि हमारे जो खेतों में क्रॉप है, अब जैसे गेहूं कटाई हो रही है, तो गेहूं हमारी क्या है, क्रॉप है। जैसे इसमें एग्जाम्पल चावल का आ गया, चना का आ गया है, सरसों का आ गया, सब हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, क्रॉप के हैं। आगे है, you already know that crop are of different type like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. आपको पता है कि हमारे पास जो फसलें होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे सीरियल्स में वो फसलें आती हैं जो हमें अनाज देती हैं, जैसे गेहूँ है, चना, चावल है, बाजरा है, सब हमारे सीरियल्स में आते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स में आपको पता है कि क्या क्या आता है, और फ्रूट्स में भी आपको पता है। अच्छा, आगे इसमें लिखा है, इनको हम एक सीजन के अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी खरीफ की फसलें होती हैं, रबी की फसलें होती हैं, उनको हम मौसम के आधार पे भी डिवाइड कर सकते हैं। हम उनको आगे जो हमारे खरीफ है, रबी है, हम इनको आगे पढ़ेंगे। तो देखिए आगे, इंडिया इज वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी कि तापमान, ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी, तापमान, नमी और बारिश, ये तीनों फैक्टर हमारे देश में वैरी करते हैं। मतलब कि ये तीनों फैक्टर एक जगह पर कुछ हैं तो दूसरी जगह पे कुछ हैं, और उनसे अलग जगह पे कुछ हैं। जैसे एग्जांपल माने हम कि हमारे पास राजस्थान हमारा राज्य है, वहाँ पर आपको पता है कि गर्मी ज़्यादा है, बारिश कम होती है, लेकिन हम अगर मेघालय को देखें, वहाँ पर बारिश बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पथरीली ज़मीनें हैं, कहीं पे बर्फ़ है। यानी कि हमारा देश है वो विविध प्रकार से उसमें अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, अलग अलग जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पाया जाता है। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity,
टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर। तो यहाँ पर आपको पता है कि जिस क्षेत्र का जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, उसी के अकॉर्डिंग हम फसलें बोते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जो चाय है वो हमारे असम साइड में बोई जाती है, लेकिन जैसे हमारा स्टेट हरियाणा है या राजस्थान है, वहाँ पर चाय नहीं बोई जाती, क्योंकि चाय के लिए जो इन्वायरमेंट है वो सबसे अच्छा है, कहाँ पे है, वो असम के अंदर है। और यहाँ कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं कि जहाँ पर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फसलें बोई जाती हैं। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी होती है, विविधताएं होती हैं, डाइवर्सिटी। यहाँ पर इतनी विविधताएं होने के बाद भी यहाँ पर हमारे पास दो पैटर्न हैं फसलों के लिए। वो पैटर्न कौन से हैं, या दो प्रकार की फसलें हम इनको मान सकते हैं। सबसे पहले है खरीफ क्रॉप्स। आपको ये पॉइंट है जो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोवन इन द रेनी सीजन कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसी फसलें जो हम बरसात के टाइम में बोते हैं वो हमारी खरीफ की फसलें होती हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जो हमारा बारिश का टाइम होता है वो जून से सितंबर होता है, आपको पता है। यानी कि जो फसलें हम मई जून जुलाई तक लगा देते हैं, जैसे कि कपास का एग्जाम्पल है, धान का एग्जाम्पल है, ये सब हमारे खरीफ की फसलें होती हैं। और इसमें एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है, पैडी होती है, इसमें लिखा पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। पैडी होती है हमारे चावल, इसको हरियाणवी में बोलते हैं जीरी। मेज मक्का हो गया अपना, सोयाबीन, ग्राउंड नट अपने मूंगफली होगी, कॉटन अपनी क्या होगी, कपास हो गई। ये सब हमारे एग्जाम्पल खरीफ फसल के हैं। आगे है फिर रबी क्रॉप्स, रबी की फसलें। द क्रॉप्स ग्रोवन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। यानी ऐसी फसलें जो अक्टूबर के आसपास बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर तक, और जो हमारी मार्च तक फसलें पक जाती हैं, वो होती हैं हमारी रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड। ये सब हमारे एग्जाम्पल क्या हैं, रबी क्रॉप्स के हैं, जिसमें गेहूं, चना, मटर, मस्टर्ड, और उसमें आगे है लाइन सीड। लाइन सीड हमारा अलसी को बोलते हैं। आगे है फिर बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। लेकिन इसके अलावा जो दाल हैं, जो सब्जियां हैं, वो भी गर्मियों में कई जगह पर उगाई जाती हैं, और जिनको हम बोलते हैं जायद की फसलें, जो ना तो उनको उगाते हैं खरीफ और रबी के जो बीच का टाइम है उनको वहाँ पे उगाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल तो नहीं लिखा है, लेकिन हम इसमें एग्जांपल ऐडअप कर सकते हैं, जैसे कि वाटरमेलन है या कोई भी और सब्जियां हो सकती हैं जिनको हम दोनों टाइम के बीच में उगाते हैं। आगे इसमें फिर है 1.2 टॉपिक बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कि जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं खेती करने के लिए, वो क्या क्या हो सकती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, जो पैडी होती है, मतलब कि जो जीरी होती है, हम उसको विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते। तो यहाँ पर आंसर ये गिवन है कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट ग्रोवन ओनली इन द रेनी सीजन। यानी कि जो धान की फसल है, अपनी जीरी की जो फसल है, वो बहुत अधिक पानी लेती है। तो बारिश के टाइम में हमारे पास पानी की जो आपूर्ति है या सप्लाई, वो हमारे पास काफ़ी होती है, और जिसके कारण हम इसको इस टाइम में लगाते हैं, बरसात के टाइम में। आगे इसमें फिर कल्टीवेशन ऑफ ए क्रॉप
इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फसलों का बोना, खेती करना, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो कि एक टाइम के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by the gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. आप देखते हैं कि एक बाग में जो माली होता है, ये अपने स्कूल में आपने देखा होगा, कोई माली है तो वो दिन प्रतिदिन अपना काम करता है, बगीचे की सफाई करता है, यानी कुछ ना कुछ काम करता रहता है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, अपनी खेती करते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड आया है ऑर्नामेंटल। आपने घर में देखे होंगे कि कई ऐसे फूलों के पौधे होते हैं, कई ऐसी बेलें होती हैं जो क्या करते हैं, हम सजावट के लिए यूज़ करते हैं। ऐसी सजावटी पौधों को हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। तो घर पर जैसे कि मनी प्लांट है, हम उसकी देखभाल करते हैं, या कोई भी प्लांट्स है, हम क्या करते हैं, उसको एवरीडे उसका चेकअप करते हैं, पानी देखते हैं, उसके अंदर जो खाद है उसको देखते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। These activities or tasks are referred to agriculture practices which are listed below, यानी ऐसे काम जो क्या है, फसल की देखभाल करने के लिए ज़रूरी हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं, जो कि एक नीचे यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है। उसमें देखो कैसे होते हैं ये। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को बोने लायक बनाना। उसके बाद सेकंड है सोविंग, बीज को बोना। उसके बाद थर्ड एक्टिविटी है हमारे पास एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि खाद और उर्वरक डाल देना। देखिए, एक होता है मैनर, एक होता है फर्टिलाइज़र। मैनर हमारे पास जो किसी भी पौधे या कोई भी डेड प्लांट्स है या फिर डेड एनिमल्स है या गोबर है जो क्या हो गया है, कुछ टाइम के बाद गल सड़ गया है, मतलब कि वो डिकम्पोज हो गया है, जो भी उससे कुछ टाइम के बाद सब्सटेंस बनेगा वो होता है हमारा मैनर, जैसे गोबर की खाद है। उसके बाद होता है फर्टिलाइज़र। ऐसे केमिकल होते हैं जो पौधों के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे हम खाद डालते हैं, यूरिया, डीएपी, जिंक, जितने भी खाद हैं, जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं, ये सब हमारे केमिकल होते हैं। वैसे इनको खाद नहीं बोलते, इनको उर्वरक बोलते हैं। तो फर्टिलाइज़र होते हैं हमारे केमिकल सब्सटेंस। जो मैनर होते हैं वो हमारे लिए एक लॉन्ग टाइम के लिए रिजल्ट देते हैं, फसलों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए ही बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद है इरिगेशन, जैसे हम पानी लगाते हैं, खेतों में हम पानी लगाते हैं, होता है इरिगेशन। आगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जैसे खेतों में घास उग जाता है जो क्या करता है, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो हम उसको घास को काट देते हैं। आगे हार्वेस्टिंग, फसल को, जैसे हमारी फसल पक जाती है तो उसको हम काट लेते हैं। उसके बाद है फिर स्टोरेज। लास्ट में क्या करते हैं, घर में जो टंकी होती है उसमें अपने जो गेहूं वगैरह को डाल देते हैं, या जहाँ पर भी वेयर हाउसेज हैं वहाँ पर हम उनका स्टोरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1.3 टॉपिक में प्रिपरेशन ऑफ सोल। द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, यानी कि फसल को उगाने से पहले हमें अपनी मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। हमें क्या करना पड़ता है, इसमें मिट्टी को हम क्या करेंगे, टर्न करेंगे, यानी कि उसको उलट पलट करेंगे और उसको लूजन करेंगे, मतलब कि उसको थोड़ी सी लूज करेंगे। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल, यानी कि मिट्टी को लूज करने से क्या होगा, जो पौधे की जड़ें होंगी वो ताकि नीचे गहराई में जाए। द लूज सोइल्स अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल, यानी कि
अगर मिट्टी हमारी खुली होगी थोड़ी सी तो उसमें जड़ें होंगी वो सांस ले सकती हैं, और जो जड़ों की गहराई है उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Why does the loosening of the soil allow the roots to breathe easily? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि मिट्टी को हम लूज करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, यानी कि उसमें कैसे माने कि जो रूट्स हैं वो सांस लेती हैं। तो उसका आंसर आगे ये है, द लूजेंड सोइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। यानी इससे क्या होता है, अगर हमारी मिट्टी लूजेंट होगी उसमें जो धरती के कीड़े हैं या जो जीव जंतु हैं वो क्या करेंगे, बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। These organisms are friends of the farmer since they further turn the loosen the soil and add humus to it। यानी वो क्या करते हैं, वो जो worms हैं वो किसानों के मित्र होते हैं और वो मिट्टी को दोबारा से पलट देते हैं और उसको और भी लूज कर देते हैं और उसमें वो ह्यूमस को ऐड कर देते हैं। ह्यूमस होता है हमारे पास कुछ छोटे जीव जो मर जाते हैं, जो गल सड़ जाते हैं और वो एक खाद का काम कर देते हैं, वो होते हैं ह्यूमस। इससे क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है फसल की वो बढ़ जाती है। आगे इसमें बट वाई द सोइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि मिट्टी को हमें अल्टना पलटना क्यों करते हैं, मतलब कि उसको उलट पुलट क्यों करते हैं और उसको लूजेंड क्यों करते हैं, उसको ढीली क्यों बनाते हैं। तो इसमें आगे है, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सोइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में हमारे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और कई सारी जीव जंतु होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सोइल ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हमारे पास डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उनको जो हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मिट्टी में हमारे जो जीव जंतु होते हैं वो उनको तोड़ देते हैं, उनको तोड़कर वो क्या हो जाते हैं, उनको वो गल सड़ जाते हैं, मतलब कि वो खाद का काम करते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल। यानी कि जो जीव जंतु हैं, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, उनसे मिट्टी को काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलता है, काफ़ी पोषण मिलता है और हमारी मिट्टी में अगर न्यूट्रिशन हो गया तो उनसे हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। इसी तरीके से प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा क्योंकि प्लांट्स क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे मिट्टी से वो उनको अब्जॉर्ब कर लेंगे, उनको सोख लेंगे। आगे है, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग द लूजनिंग ऑफ द सोइल ब्रिंग्स द nutrient rich soil to the top so that plants can use the nutrients। यानी कि हमारी कुछ एक सेंटीमीटर मिट्टी होती है जिसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को मिलते हैं और जिससे क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं और जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। Thus turning and loosening of the soil is very important for cultivation of crops। यानी कि मिट्टी को उथल पुथल करना, टर्निंग करना और इसको लूजनिंग करना हमारी फसलों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लाउइंग। यानी कि मिट्टी को लूज करना और टर्न करना ये हमारा क्या कहलाता है, टीलिंग या प्लाउइंग कहलाता है। आपको पता है जैसे कि हम खेतों में कपास लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद कपास को हम ट्रैक्टर से हलवाते हैं, जिसको बोलते हैं हरियाणा में हलवाना होता है। वो क्यों करते हैं, ताकि मिट्टी में हवा क्रॉस कर जाए, यानी जो जड़ें होती हैं पौधे की अच्छी तरीके से सांस ले जाएं और जो उसमें ऑर्गेनिज्म है उसमें वो बढ़ जाएं और ताकि वो जो छोटे जीव हैं, ये डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उनका डिकम्पोज
डिकम्पोज तेज़ी से करें, जिससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़े। आगे है दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाउ। प्लाउज आर मेड ऑफ द वुड और आयरन। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई इट मे बी नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग। आपको पता है, अब तो नहीं है हमारे एग्जिस्टेंस में, पहले होते थे हल। लास्ट में तो हमारे पास जो हल थे वो आयरन के आ गए थे, लेकिन उससे कई साल पहले 40 साल पहले हमारे पास हल थे, वो लकड़ी के हुआ करते थे। और जो सूखी, अगर हमारे पास सॉइल हमारी सूखी है तो उस पर हल चलाना काफ़ी मुश्किल होता था, तो उसके लिए हम उसकी इरिगेशन करते थे, यानी कि मिट्टी में पानी लगाते थे। द प्लाउड फील्ड में है बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड करम्स। अगर हमने हल से खेत को जोता है तो उसमें बड़े बड़े मिट्टी के आपको कलम्स मिलेंगे, मतलब कि मिट्टी के गुच्छे से मिलेंगे बड़े बड़े, जिनको हम क्या बोलते हैं, करम्स बोलते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज करम्स, यानी हमें क्या करना पड़ता है, इन करम्स को, जो मिट्टी के गुच्छे होते हैं, इनको हमें तोड़ना जरूरी होता है। लेवलिंग द field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling for soil is done with the help of a leveler. आपको पता है कि अगर हम हरियाणवी में बात करें तो जैसे कि खेतों में बाहन करवाते हैं, या हम हल से या कल्टीवेटर से करवाते हैं, तो उसमें बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर से बन जाते हैं, हम उनको करम्स कह सकते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, जो लेवल होता है हमारा, जैसे कि हमारा कोई भी ज़मीन है जो उसका लेवल होता है, उसमें काफ़ी बदलाव आता है, यानी कि जहाँ पर हमारे कॉर्नर होते हैं वो वहाँ पर काफ़ी गहरा हो जाता है, बीच में ऊंचा हो जाता है, यानी कि हमारा जो खेत है वो ऊंचा नीचा हो जाता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, खेत का लेवल करते हैं। आजकल आपको पता है कि ट्रैक्टर के पीछे जो हम लगाते हैं, पट्टा लगाते हैं, जैसे कल्टीवेटर है उसके पीछे हम पट्टा जोड़ देते हैं, इसको सुहागा बोलते हैं। और आपको ये भी पता है कि आजकल जो कंप्यूटर लेवलर आ गया है, ट्रैक्टर के पीछे जुड़ता है कंप्यूटर लेवलर, जैसे इसको बोलते हैं कंप्यूटर गोड़ी बोलते हैं हम। वो क्या करता है, वो खेत को समतल करता है, एक लेवल में करता है। इसका बेनिफिट क्या है कि जो पानी का लेवल है वो हमारे खेत में एक जैसा रहता है, और पानी लगाना उसमें आसान हो जाता है, और जो हमारी उसमें जो फसलें होती हैं वो हमारा एक अच्छा प्रोडक्शन करती हैं। समटाइम्स मैनर इज एडिड टू द सोइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनर विद द सोइल। द सोइल इज मस्ट एंड बिफोर सोविंग। आपको पता है कि अब गेहूं की कटाई चल रही है, और आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो घर से या आसपास से कोई भी गोबर की खाद है उसको उठाकर वो खेत में डाल देते हैं, और उसके बाद उसमें वो क्या करते हैं, खेत में पानी लगाते हैं, ताकि जो खाद है वो मिट्टी के अंदर चला जाए। और उसके बाद पानी लगाने के बाद वो टीलिंग करवाते हैं उसकी, ताकि जो नमी है खाद की वो हमारी मिट्टी के अंदर चली जाए, और उसमें ह्यूमस होते हैं खाद के अंदर, और उससे जो हमारी प्रोडक्शन होती है उसका इंक्रीमेंट होता है। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। तो आज हमने यहाँ पर सीखा कि हमारे पास दो तरह की क्रॉप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स, वन ऑफ देम खरीफ क्रॉप्स एंड द अदर इज रबी क्रॉप्स। एंड देन वी लर्नड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें हमने सीखा कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं वो क्या क्या होती हैं। ये सब हमारी क्या है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। मिट्टी का प्रिपरेशन आ गया, सोविंग आ गया, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये सब हमारा इसके अंदर आता है। उसके बाद अगर कोई पूछे आपसे कि डिफाइन द टर्म क्रॉप, कि आप क्रॉप को डिफाइन करो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं when plants of same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन बनती है कि क्रॉप किसे कहते हैं।
आज के लिए बस इतना ही करेंगे। जो भी लेसन हमने यहाँ पे रीड किया आप उसको घर पे आराम से पढ़ेंगे। और जो ये बुक है हमारी, ये अब NCERT की बुक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।